नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हरियाणा विधानसभा का रिज़ल्ट आ गया है। वैसे तो हमारी इच्छा थी कि वीडियो रिज़ल्ट से पहले बनाई जाए, लेकिन जो हमारा अनुमान था वो शायद थोड़ा-सा अलग था, जो शायद उस समय कोई स्वीकारता नहीं। और जैसे-जैसे सभी न्यूज़ चैनल ने अपना एग्ज़िट पोल दिखाया, हमें लगने भी लगा था कि शायद वीडियो ना बनाकर ठीक किया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की पूरी लहर थी इस बार, कांग्रेसी हवाएं चल रही थी और कहीं न कहीं हम भी, आप भी और सब पत्रकार भी इन हवाओं में बहे हैं। एक समय पर शायद हमें भी लगने लग गया था कि शायद हम गलत हो सकते हैं, जब इतने लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। तो खुद पर भी डाउट हो रहे थे कि शायद हम गलत हैं। लेकिन फिर भी वोटिंग से एक रात पहले हमने स्टेटस डाला था। इसमें जो पहली लाइन है वो हमने लहर को देखते हुए कही थी, और जो आखिरी कुछ लाइनें हैं वो हमने अपने अनुमान के अनुसार कही थी। हमने लिखा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनना लगभग तय है, या तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। सबसे पहले हमने ये लहर को देखते हुए ये चीज़ें लिखी थी, और उसके बाद हमने खुद के मन से लिखा था कि या तो कांग्रेस निर्दलियों की सहायता से आ रही है, और हो सकता है भाजपा भी सरकार बनाने में दोबारा कायम हो, अगर वो सभी करीबी मुकाबलों को जीतती है तो। उस समय इन नीचे वाली लाइनों पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ लोगों के मैसेज भी आए, कह रहे थे कि अभी भी आप बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, इतनी लहर चल रही है कांग्रेस की, इस समय तो बीजेपी की सरकार आ ही नहीं सकती। लेकिन हमारा दिमाग फिर भी कह रहा था कि बीजेपी सरकार बना सकती है, और यह संभव भी हुआ। और फिर इसके बाद वही खेल शुरू हुआ। ईवीएम को दोष देना शुरू किया कांग्रेस ने आरोप लगाए कि कुछ ईवीएम की, 3-4 ईवीएम की जो बैटरी है वो 99% है अभी भी। ये ऐसा कैसे संभव है? देखिए, चलो एक बारी के लिए मान लेते हैं हम कि ईवीएम बदली गई है। एक बारी के लिए वैसे मान लेते हैं कि ईवीएम बदली गई है, लेकिन आरोप के अनुसार वो 4-5 जगह की ईवीएम थी। चलो मान लीजिए आप 4-5 सीट और जीत जाते, तो भी आप जो आंकड़ा दिया गया था उस तक नहीं पहुंचते। तो भी जो 60+70 के आसपास का आंकड़ा जो बार बार कहा जा रहा था, एग्जिट पोलों में भी कहा जा रहा था, वो वहाँ तक पहुँचना फिर भी संभव नहीं था। और हमारे अनुसार तो सत्य यही है कि शायद ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है। कांग्रेस की हार का जो मुख्य कारण है, शायद कुछ लोग आपत्ति जताएं इस बात से और कुछ लोग स्वीकार भी न करें, लेकिन जो मुख्य कारण अभी भी है कांग्रेस की हार का, वो है हुड्डा परिवार। अगर ये 37 सीट आज कांग्रेस जीती है, तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि शायद वो भी हुड्डा की वजह से ही जीती है। लेकिन जो 30 सीट और आ सकती थी, लगभग 40 सीट और आ सकती थी, 60-70 के आंकड़े तक पहुंचा जा सकता था, उसका कारण भी, उसके ना आने का कारण भी हुड्डा परिवार ही है। देखिए, लोकसभा चुनाव के आसपास किरण चौधरी को एक तरफ कर देना और उनकी न सुनना, और अभी विधानसभा चुनाव के आसपास टिकट वितरण हुआ था, जब उनको लेकर कुमारी शैलजा की न मानना, सुरजेवाला की न मानना, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उदयभान जी, उनकी न सुनना। देखिए, मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण है आज भी कांग्रेस की हार के। वरना जो लहर थी वो लहर अभी भी है। वोट परसेंटेज बहुत हद तक बढ़ा है अभी भी कांग्रेस का। देखिए, अगर आप सब बड़े नेताओं को इस प्रकार साइड में बैठा देंगे और खुद राज करने की सोचेंगे, तो उनके समर्थकों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और फिर टिकट वितरण के समय किसी की ना सुनना, किसी की ना मानना और अपने मन पसंदीदा चेहरों को ही टिकट देना, देखिए फिर ये हार के मुख्य कारण होंगे ही होंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी टिकट थी कि अगर वहाँ पर सही कैंडिडेट को टिकट दी होती, तो शायद ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 10-15 सीट कम से कम भी कांग्रेस और निकाल जाती और बहुमत तक पहुँच जाती। अम्बाला से चित्रा सरवरा, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी हैं, केवल 7,277 वोटों से हारी हैं। इसके अलावा गोहाना से जो 5 बार के एमएलए थे, शायद उनका टिकट कट सकता था अबकी बार, और हर्ष चिकारा को टिकट दिया जा सकता था और शायद वो जीत में कन्वर्ट होता। इसके अलावा उचाना से वीरेंद्र घोगड़िया या फिर दिलबाग संडील जी को भी टिकट मिलती, तो शायद दोनों ही ये इलेक्शन निकाल कर ले जाते। और नरवाना में भी विद्या राणी, अगर उनको टिकट मिल जाती कांग्रेस की, तो शायद ये नरवाना की सीट भी कांग्रेस की झोली में होती। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो कांग्रेस ने मतलब खुद गंवाई हैं, सिर्फ अपने मन पसंदीदा चेहरों को टिकट देकर। और कुमारी शैलजा का इलेक्शनों में ना आना। देखिए, कुमारी शैलजा लगातार बयानबाजी कर रही थी कि वो नाराज़ हैं, लेकिन वो कांग्रेस के साथ हैं। उनको भी किसी के द्वारा मनाया नहीं गया। और आपने उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में दर्द नहीं है।
देखिए ये बात हमें शायद मजाकिया लग रही हो, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ दिल से जुड़े हैं, उनको ये बात फील होती है और इन्हीं चीज़ों से इलेक्शन कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अशोक तंवर को मनाने की भी कोशिश की गई और उसमें कामयाब भी हुई कांग्रेस, लेकिन शायद कुछ देरी कर दी कांग्रेस ने उनको मनाने में और शायद तब तक इलेक्शन पलट चुका था। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि क्या कांग्रेस की लहर थी? देखिए लहर थी भी और नहीं भी। लहर ऐसे थी कि 10 साल हो चुके थे भाजपा सरकार को, तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी थे, तो सबने मन बनाया भी हुआ था कि शायद इस बार सरकार कांग्रेस की हो। लेकिन वो लहर इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आप किसी को भी टिकट दे दें और हम उसी को हमारा एमएलए चुन लें। इतनी बड़ी लहर वो नहीं थी। और जहाँ तक हमने देखा, बहुत सारे पत्रकार हरियाणा में पहुँचे थे, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से इलेक्शन को कवर कर रहे थे। इसके अलावा एक हमारे जींद के पत्रकार हैं, जगदीप शर्मा है, शायद उनका नाम आपने भी सुना होगा। उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले अपना ओपिनियन दिया था। उन्होंने लगभग भाजपा की 40 से 42 सीटें बताई थी और बताया था कि कांग्रेस की भाजपा से लगभग 4-5 सीटें कम आ रही हैं। तो उनका अनुमान लगभग सही था, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही अपना अनुमान बताया, उनको कुछ अभद्र टिप्पणियाँ उन पर करनी चालू कर दी लोगों ने और बता रहे थे ये तो भाजपाई है, ये तो बिके हुए पत्रकार हैं। देखिए जब इस प्रकार का डर बनाया जाएगा किसी भी रूप से कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको गालियाँ खानी पड़ेंगी या फिर आपको टिप्पणियाँ सहनी पड़ेंगी अलग अलग, तो फिर कोई क्यों ही बोलेगा कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो तो एक पत्रकार थे। अगर उनको ऐसा सुनने को मिल सकता है तो जब भाजपा के वोटर होते हैं वो क्यों बोलेंगे? इसलिए उनको साइलेंट वोटर कहा जाता है। वो बोलते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। वो आप में ही बैठेंगे और आपकी ही बात सुनेंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन जब बारी वोट देने की आएंगी तो वो वोट अपने मन से देंगे, अपने दिमाग से देंगे। देखिए यही साइलेंट वोटर का कमाल है और यही हरियाणा में 2 बार से तो चलता आ रहा है। देखिए एक और मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाजपा ने जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से समाज को बांट दिया है। देखिए राजनीति में अक्सर ये चीज़ें होती ही हैं। कुछ लोगों का कहना कि पहले होती थी, थोड़ी थोड़ी होती थी, अब बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए पहले भी होती थी और काफ़ी हद तक होती थी। अगर मैं हरियाणा का एग्जांपल लेता हूँ तो अब तक जो मुझे सुनने में आया है कि आज से लगभग 20 साल पहले जब इनेलो और कांग्रेस के बीच में टक्कर होती थी तो जो जाट वोटर था हरियाणा का, वो लगभग इनेलो को वोट देता था और जो दूसरा समाज था, ब्राह्मण समाज था और बनिया समाज था या फिर और जो भी कास्ट थी, वो कांग्रेस को वोट देती थी। देखिए ये मैंने सुना है आज तक और शायद कहीं ना कहीं ये सच भी है और शायद आप सभी को भी, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको शायद पता भी हो कि ये सच है। तो ये शुरू से ही चलता आ रहा है और ये सदियों तक चलेगा। जब तक पॉलिटिक्स है ये हमेशा ही रहेगी, लगा लो, लेकिन ये हमेशा तक चले ही गा। इसके अलावा इसको बढ़ावा कैसे मिला है अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की बात सही भी है कि अब ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसका बढ़ावा का कारण बीजेपी नहीं है, ना ही कांग्रेस है। उसके जातिगत तौर पे बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हम और आप जैसे लोग कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए एक सच्चाई से मैं आपको अवगत कराऊंगा और इसको स्वीकार भी शायद आपको करना चाहिए कि जो जातियों में बांटने का काम है और धर्म के अनुसार बांटने का काम है, ये पार्टियां तो कर ही रही हैं। कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, इनेलो भी कर रही है, सब कर रही हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रही है। इसके साथ साथ जो हम और आप जैसे लोग हैं, हमारा भी इसमें पूरा योगदान है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था तब लोगों का दायरा था वो एक सीमित था। 10-15 लोग आपस में बैठ के मजाक बना लेते थे एक दूसरे का, तो वो बात वहीं तक सीमित रहती थी। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है, हर कोई नौजवान से लेके लगभग 70 साल के लोग तक भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और जो भी आम बातें हैं, जो भी किसी अगर जाति को लेकर कुछ कह दिया जाता है तो वो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल होता है और इसी प्रकार ये चीज़ें फैलती जा रही हैं। ये इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस का रोल नहीं है। मतलब वो बेनिफिट लेती हैं, इस चीज़ का बेनिफिट लेती हैं, हर पार्टी लेती है, लेकिन हमारे और आप जैसे लोग जो अलग अलग स्टेटस लगाते हैं, अपनी अपनी जाति का, अपने अपने धर्म के स्टेटस लगाते हैं, ये चीज़ें भी समाज में बांटने का काम कर रही है। चलो हमें गर्व है अपनी अपनी जाति पर, सबको गर्व है, लेकिन किसी ना किसी रूप से देखिए अगर हम ये चीज़ें शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नुकसान देती ही है। हर चीज़ का जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। या तो उस चीज़ को स्वीकार कीजिए या फिर उसको बंद कीजिए। और देखिए मैं अपने आप को भी इस चीज़ से अलग नहीं मान रहा हूँ क्योंकि मेरी विचारधारा है जो सनातनी है। अगर मैं आपके सामने अब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक न्यूट्रल बात करूँगा, लेकिन इससे अलग मैं अगर जब अपने फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट डालता हूँ तो शायद उसमें मैं सनातनी विचारधारा बोल डालता हूँ
हिंदूवादी विचारधारा डालता हूँ, तो मैं भी इसी समाज का भाग हूँ और आप भी इसी समाज का भाग हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जातिगत रूप से इतना जो ज़हर फैल रहा है, इसको कंट्रोल में शायद हम खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी इसमें सहायता नहीं करेगी और सब दिखावा ज़रूर करेंगे कि वो पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, वो पार्टी जाति के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन समाज को सुधारने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो हम और आप जैसे लोग ही कर पाएंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव हरियाणा का जीत चुकी है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि अब सब जानते हैं, जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हरियाणा में कार्यकर्ता उनसे थोड़ा-सा भिन्न है। वो किस प्रकार है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। कांग्रेस का जो 70% कार्यकर्ता है वो अपना हरियाणा में, मैं कह रहा हूँ हरियाणा की बात कर रहा हूँ, वो अभी भी अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहा है। और जो 30% कार्यकर्ता है जो कांग्रेस का, वो अभी भी कांग्रेस से मन से मिला हुआ है, यानी कि वो शायद राहुल गांधी से भी प्रभावित हो और कांग्रेस की विचारधारा से भी प्रभावित हो। लेकिन जो 70% अभी भी वोटर है कांग्रेस का हरियाणा में, वो अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहा है। वहीं जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो सीधा 70% जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो मोदी से जुड़ा हुआ है, वो योगी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो उनको फॉलो करता है। उसको अपने पर्सनल बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि हरियाणा में, भारत में बीजेपी की सरकार आए। और जो 30% कार्यकर्ता है बीजेपी का, शायद वो कहीं ना कहीं पर्सनल बेनिफिट देखता है। तो ये जो 70-30 का आंकड़ा है ये बहुत अलग है और यही भाजपा को कांग्रेस से अलग बनाता है। इसके अलावा जो भाजपा का भाषण देने का तरीका है और वाक्पटुता है, वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि अगर भाजपा के कोई नेता जो अच्छा भाषण देते हैं, वो अगर झूठ भी बोल रहे हैं, वो भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। उस झूठ के सामने जो कांग्रेस का सच है ना, वो भी कहीं न कहीं फीका ही लगता है। इसके अलावा जो भाजपा के नेता हैं वो भी कहीं ज़्यादा बेहतर हैं राजनीति करने के तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेसी नेताओं से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। 2 नेताओं का मैं नाम आपके सामने लेना चाहूँगा। उनमें से एक है अरविंद शर्मा और एक है रामकुमार गौतम। जो ये 2 नेता हैं, इनको आप चाहे कहीं भेज दो, ये वहाँ से अपनी जीत सुनिश्चित कर ही लेते हैं, या फिर ये एक ऐसे लेवल तक पहुँच जाते हैं जहाँ हार भी एक तरीके की जीत ही होती है। मतलब ये उस लेवल को मैच कर जाते हैं। इसके अलावा जो युवा नेता बीजेपी की तरफ आ रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप एक नेता के बारे में आपने सुना होगा, कैप्टन योगेश बैरागी। देखिए उन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन लड़ा है। जो इलेक्शन एक तरफा था विनेश फोगाट का, वो उन्होंने मात्र 5-6 हज़ार का जो बारीक सा मार्जिन है वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था। और कुछ लोग कह रहे थे कि कैप्टन साहब जीत भी सकते थे, क्योंकि जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था और शायद वो जीत भी जाते अगर कुछ 1-2 चीज़ और उनके पक्ष में होती तो। जो कैप्टन योगेश बैरागी है, वो जो युवा नेता भाजपा ने एक इंट्रोड्यूस किया है समाज के सामने, उसका भाषण आप सुनकर देखना एक बार। उनके भाषण में जो सहजता है और उसके साथ साथ तीव्रता है और किस प्रकार से वो मनमोह होते हैं सामने वाले व्यक्ति का, वो आप एक बार सुनकर देखना। कैप्टन योगेश बैरागी का जो भाषण है, इतना ज़बरदस्त भाषण देते हैं वो। तो इस प्रकार के अगर बीजेपी इंट्रोड्यूस करेगी नेता समाज के सामने, तो फिर बीजेपी को हराना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए यही सुझाव है कि अगर किसी के मन में भी कोई डर है, कोई शंका है अगर किसी भी वोटर के प्रति, जो वो 10 साल बाद तक भी आपको वोट नहीं कर रहे हैं, तो उस डर को, उस शंका को दूर करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह सफलता एक चुनौती है। स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके लिए बस यही लाइन है कि करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान। तो आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन शायद आपका भी हो। और इन्हीं लाइनों के साथ आप सभी को नमस्कार और आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे अपने घर पर। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।